एक कंडक्टिंग वायर है जिसको कि फोल्ड किया गया है, सर्कुलर ज्योमेट्री में, सर्कुलर शेप में इसको फोल्ड किया गया है और फिर बाद में इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। आंसर इसका 0 होता है। आंसर मैं क्वेश्चन सोल्यूशन से पहले ही बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे यहां ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है। तो चलिए एक्सप्लेन कर लिया जाए। ये हमारे पास में वायर है, इसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसका क्या कुछ रेजिस्टेंस होगा? क्या इस वायर का रेजिस्टेंस होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तो अगर आप ये सोचते हो कि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम होगा तो यूनिटरी मेथड में L जब लेंथ है तो रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। तो 1 लेंथ का कितना हो जाएगा? 20/L। 1 लेंथ के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो हमने ऐसा सपोज कर लिया कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, यानी अगर वायर की 1 लेंथ यूज करी जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं Z है, ऐसा हमने मान लिया, Z है वो, या कोई भी वैल्यू आप दे सकते थे, हमने Z मान लिया। अब हमने इस वायर को सर्कुलर ज्योमेट्री में फोल्ड किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर बैटरी लाए, बैटरी का कनेक्शन किया और इस बनने वाली रिंग को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने कनेक्शन कर लिया तो तुमने ये देखा कि नीचे रिंग का एक छोटा सा आर्क है जो कि लेंथ में छोटा है और ऊपर आपका कैसा है? बड़ा आर्क है जो लेंथ में बड़ा है। अगर छोटा आर्क और बड़ा आर्क है तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल तरीके से कॉम्बिनेशन। और अगर नीचे वाला आर्क और ऊपर वाला आर्क बराबर बराबर लेंथ का होता तो ये क्या कहलाता? सिमेट्रिकल। तो हमने यहां पर अनसिमेट्रिकल लिया है। और ये जो रिंग जैसी पिक्चर बनी है इसकी रेडियस हमने R ले ली है, स्मॉल r। तो जो ये नीचे वाली जो आर्क है, ये छोटी सी जो आर्क है, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है? चलो मान लिया सेंटर पर ये छोटी वाली आर्क बना रही है अल्फा। क्या बना रही है? अल्फा। थीटा लिख सकते हो। तो जो बड़ी वाली आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रही होगी? अगर छोटी वाली आर्क ने सेंटर पर अल्फा बनाया है तो इस बड़ी आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया होगा? 2π - अल्फा। तो जो छोटी सी जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी? पहले लेंथ निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो ये छोटा वाला आर्क है, स्मॉल आर्क, हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो छोटे वाले आर्क ने एंगल तो अल्फा बनाया है, आर्क लेंथ हमें चाहिए और रेडियस क्या है? R। तो यहां पर छोटी वाली आर्क लेंथ हो गई R अल्फा, हो गई। छोटी वाली आर्क लेंथ कितनी हो गई? R अल्फा। और 1 लेंथ का रेजिस्टेंस कितना था? Z। तो 1 लेंथ का रेजिस्टेंस अगर Z था तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? Z से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा है, ये छोटा वाला, इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल पार्ट, ये जो हमें छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, उसका रेजिस्टेंस आ गया R अल्फा Z। ठीक है ये बात। अब हमने सेम फार्मूला इस्तेमाल किया बड़ी वाली आर्क के लिए, जो बिग आर्क है उसके लिए बात कर लिया जाए। फार्मूला यही है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये जो बड़ा वाला आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 2π - अल्फा। आर्क लेंथ और अपॉन में रेडियस तो वही R है, स्मॉल वाला।
तो यहां से बड़ी वाली आर्क लेंथ आ जाएगी 2 पाई माइनस अल्फा इंटू में क्या आर। फिर से फंडा, वन लेंथ का रेजिस्टेंस अगर जेड है तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, जेड से मल्टीप्लाई कर दो। तो रेजिस्टेंस आ गया बड़ी वाली आर्क का, रेजिस्टेंस ऑफ बिग पार्ट, तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा इंटू में आर साथ में जेड। अब मुझे नीचे वाले का रेजिस्टेंस पता है और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस भी पता है, और यहां से जैसे तुमने ऑन किया तो यहां से करंट आई निकला, यहां पहुंचा, तो देखो करंट आई यहां पहुंचा, और नीचे जो है छोटा वाला पार्ट है, तो ये नीचे है छोटा वाला पार्ट स्मॉल, और इसका रेजिस्टेंस ये है आर अल्फा जेड, और जो ऊपर है वो बड़ा वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये लिखा है 2 पाई माइनस अल्फा साथ में आर और ये जेड। तो ये करंट आई यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यहां पर I1 करंट गई और यहां कितनी करंट गई I2। इस वाली डायग्राम में भी देखो यहां पे I1 करंट है और यहां पे करंट क्या है I2। और ओम्स लॉ हमें सिखा चुका है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R, और ये हमारा V है पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कैसा होता है कांस्टेंट, तो यहां से I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/R, तो यहां से फंडा बन जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या R2 अपॉन R1। तो यहां पर I1 अपॉन I2 निकाल लेते हैं, तो ये निकाला I1 अपॉन में I2। जब I1 लेंगे तो रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला, क्या लिखा है R2 अपॉन R1। जब I1 होगा तो रेजिस्टेंस ये वाला, तो कितना रेजिस्टेंस है 2 पाई माइनस अल्फा साथ में R और ये जेड। और जब I2 लेंगे तो रेजिस्टेंस नीचे वाला लेंगे R अल्फा और साथ में जेड। तो यहां से I1 अपॉन I2 कितना आ गया 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन में क्या अल्फा, बाकी तो कट गए, आर जेड कट गए, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ पाए। अब ये जो छोटा वाला आर्क है, छोटा वाला आर्क सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B1 बना रहा है, ऐसा हमने मान लिया, और ये जो बड़ा वाला आर्क है वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B2 बना रहा है। तो B1 निकालो और B2 निकालो। तो किसी भी आर्क ने सेंटर पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, तो कॉन्सेप्ट आपका ये है भाई, कोई भी आर्क है करंट I के साथ है और वो सेंटर पर अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दूसरे वाले ब्रैकेट में I अपॉन रेडियस, और साथ में आता है थीटा। तो ये अप्लाई कर दो, जरा B1 निकाल लो। तो B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और करंट तो छोटे वाले पार्ट में करंट I1 है और रेडियस तो वही स्मॉल r होगा, और एंगल कितना बन रहा है अल्फा बन रहा है। और B2 निकालोगे तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और बड़े वाले आर्क में बड़े वाले पार्ट में करंट I2 है, रेडियस वही r होगा, और एंगल कितना बन रहा है 2 पाई माइनस अल्फा। और डायरेक्शन अगर फॉलो करोगे तो राइट हैंड की सारी फिंगर करंट के साथ मोड़ दिया करो। तो ये I2 करंट फ्लो कर रही है, मैंने करंट के साथ फिंगर को कर्ल किया, अंगूठा किधर जा रहा है अंदर की तरफ, तो यानी B2 की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। और यही सेम वर्किंग जरा यहां कर लीजिए, तो I1 की जो I1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है वो कैसा आएगा बाहर की तरफ। ठीक है, क्लियर इतनी बात।
अब अगर हम B1/B2 निकालें तो थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, तो बचा लेते हैं। ये कट जाएगा, रेडियस से रेडियस कट जाएगा, कितना रह जाएगा I1/I2 और इनटू में क्या आ जाएगा α/2 पाई माइनस अल्फा। और इक्वेशन 1 में I1/I2 कितना दिया हुआ है, तो ये आया 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा और इनटू में α/2 पाई माइनस अल्फा। तो I1/I2 की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से यूज कर ली। तो यहां से हमको B1/B2 का जो रेशियो है कितना मिल गया 1:1। अगर दो लोगों का रेशियो 1:1 मिला है, दोनों लोग वैल्यू में कैसे हैं, बराबर हैं, तो दोनों लोग वैल्यू में बराबर हैं और डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो नेट फील्ड जब निकालोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो नेट फील्ड B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2, लेकिन B1 और B2 का रेशियो 1:1 यानी दोनों बराबर है, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बहुत सारी चीजें क्वेश्चन में और भी आ रही हैं, मतलब यहां पर यह भी कंफर्म हुआ कि इससे कोई मतलब नहीं कि एक छोटा पार्ट है दूसरा बड़ा पार्ट है, दोनों लोग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे हैं, वैल्यू वाइज कैसे हैं, बराबर हैं। यह भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि अगर हम लोग इस वायर को कनेक्ट करने के बाद में एक पार्ट छोटा ले लें और दूसरा पार्ट बड़ा ले लें, और छोटे वाले पार्ट ने मैग्नेटिक फील्ड यहां B1 दी है और बड़े वाले ने मैग्नेटिक फील्ड B2 दी, तो बताओ कौन बड़ा होगा। तो ना तो B1 बड़ा होगा ना B2 बड़ा होगा, दोनों कैसे होंगे, एक ये भी क्वेश्चन रहता है।